हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और आज की कहानी भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी है। आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। सारी की सारी क्रेजी कहानियां मैं आपके लिए लाता हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब कर भी दिया है तो भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक कर देते हो तो चैनल को रीच मिलती है, चैनल ग्रो करता है, और चैनल ग्रो करेगा तो आपका भाई और तगड़ी तगड़ी कहानी आपके लिए लाता रहेगा। सो दोस्तों, आज की कहानी हमें नेहा ने भेजी और नेहा ने हमें बताया इस कहानी में कि कैसे उस पर बचपन से ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा है और उसकी जिंदगी के 14-15 साल खराब हो गए, लिटरली खराब हो गए, गायब हो गए उसकी जिंदगी से ब्लैक मैजिक की वजह से। गजब की कहानी दोस्तों। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें नेहा ने भेजी है और नेहा फिलहाल कनाडा में है। वो अपनी पढ़ाई कर रही है। नेहा की एज लगभग 24 साल है और नेहा का जो बचपन रहा है ना वो बहुत टफ रहा है। उसके बचपन को बताने से पहले मैं आपको उसकी फैमिली के बारे में बताता हूँ। नेहा के जो पापा मम्मी हैं, इन दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, लव मैरिज थी। नेहा के जो फादर हैं वो पंजाबी हैं और नेहा की जो मदर है वो हैं क्रिश्चियन। अब इसके जो फादर है ना वो अपने गांव में ना उनका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है, रसूखदार आदमी है और वो वहाँ के ग्राम प्रधान भी है। तो उनके पास नाम और काम और पैसा तीनों ही चीज़ें हैं। और उसी नेम और फेम की वजह से बाकी लोग उनसे चिढ़ते भी हैं। और बाहर के लोग तो चिढ़ते चिढ़ते ही हैं, साथ में नेहा के खुद की फैमिली के लोग, अंदर के लोग भी उनसे चिढ़ते हैं। और यही चिड़न, इसी जेलेसी की वजह से ना नेहा पे बचपन से ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म होते हुए आया है। वो बस ये चाहते थे कि नेहा को ना किसी तरह से उसका कैरेक्टर को गिरा दें, उसको नीचे कर दें, सो दैट उसके फादर का जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं, उनकी जो इज्जत है वो भी कहीं ना कहीं नीचे हो जाए। दोस्तों, इस कहानी के बीच में ना मैं नेहा के खुद के ओरिजिनल वॉइस नोट्स जो उसने मुझे भेजे थे, मैं वो भी काट काट के लगाऊंगा, सो दैट आपको कहानी सुनने में और ज्यादा दिलचस्पी आए। और मैंने पिछली स्टोरी में भी लगाए थे वॉइस नोट्स, तो एंड में लगाए थे, तो आप लोगों को लग रहा था कि वो AI जनरेटेड है। वो AI जनरेटेड नहीं था दोस्तों। जिन्होंने हमें कहानी भेजी थी ना, उन्होंने अपनी आवाज़ को थोड़ा चेंज करके, थोड़ा टोन को चेंज करके ये चीज़ बोल के भेजी थी, सो दैट उसकी जो फैमिली है या आस पड़ोस वाले पहचान ना पाए कि ये उसी की आवाज़ है। इस वजह से वो थोड़ा सा नकली आपको लग रहा था, बट एनी विच वेज ये कहानी में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में नेहा की फैमिली के बारे में बताता हूँ। नेहा की जो मॉम डैड, मैंने बताया था लव मैरिज है, क्रिश्चियन पंजाबी। नेहा की मॉम का जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियन होने के साथ साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है। नेहा ना ज़्यादा भगवान वगैरह प्रे वगैरह नहीं करती थी, वो गॉड वगैरह को नहीं मानती थी, पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, बहुत ज़्यादा प्रे भी करती थी, बहुत ज़्यादा बिलीव भी करती थी भगवान में। और शायद उनकी प्रेयर्स की वजह से ही नेहा कई बार ब्लैक मैजिक से बची भी है। नेहा के अलावा नेहा के 2 भाई और हैं फैमिली में, और ये पूरा परिवार ऑब्वियसली मैंने बताया था बहुत वेल ऑफ परिवार है, अच्छा खासा पैसे वाला परिवार है। ये सारे लोग पंजाब में ही एक साथ रहते थे। ये मेन कहानी अब शुरू होती है। नेहा रह रही है अभी कनाडा में, पर कनाडा से नेहा को इंडिया आना पड़ता है क्योंकि नेहा का जो बड़ा भाई है उसका बेबी होता है। और बेबी के होने में बहुत सारे घर वाले फंक्शंस करते हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, उन्हीं के लिए नेहा कनाडा से इंडिया आती है। घर में इतना हैप्पी माहौल होता है कि नेहा को पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत रहा होता है। दोस्तों, खुशी का माहौल होता है और नेहा बहुत हैप्पी होती है और उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे इंडिया में उसे आए हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन इनके पास बहुत सैड न्यूज़ आती है। तो इनके पास न्यूज़ आती है कि नेहा के जो ताऊ जी हैं उनको कैंसर है और वो कैंसर भी लास्ट स्टेज में है। और जब ये न्यूज़ पता लगती है तो नेहा के फादर बोलते हैं कि भाई चलो, नेहा के भाई, मम्मी पापा, सारे लोग इनके ताऊ जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब मैं आपको नेहा की ना कज़न दादी के बारे में बता रहा हूँ और ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो नेहा की जो दादाजी थे, ठीक है, कज़न दादाजी, यानी नेहा के दादाजी के भाई जो थे, उनकी एक बार शादी हुई थी, उनकी डेथ हो गई। फिर जब दूसरी उनकी शादी हुई थी तो ये वो दादी है। ये नेहा की स्टेप दादी है। मैं फिलहाल दादी ही बोलूँगा कहानी में, पर आप समझ जाना कि एक तरह से सौतेली दादी है। और ये जो दादी हैं ये हिमाचल से बिलोंग करती थी। अब ये जो दादी थी ना, इन दादी से इनके परिवार की ना बोलचाल थोड़ी कमी थी, ये थोड़ी सी ना अजीब सी थी। पर ऑब्वियसली जब ये दुख की घड़ी आती है, जब पूरा कोई किसी भी मुसीबत आती है तो पूरा परिवार एक हो जाता है। तो यहाँ से ये लोग आते हैं मिलने के लिए ताऊ जी से, और वहाँ से वो दादी भी मिलने आती है। दादी जब मिलने आती है तो दादी अपने साथ एक लड़के को भी लाती है। अब वो जो लड़का आया था ना, उस लड़के को आज तक इनके परिवार वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। बस एक अंदाजा था इनको कि शायद ये दादी के साथ कहीं हिमाचल से ही आया है। अब जब नेहा लोग हॉस्पिटल पहुंचते तो ये देखते हैं कि ताऊ जी की जो हालत है ना वो तो बड़ी खराब है। उनकी हालत देख के, उनकी तकलीफ देख के नेहा की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और नेहा बस ये प्रे कर रही होती है कि यार किसी भी तरह से वो ये ठीक हो जाए। अब ताऊ जी के रूम में डॉक्टर आ जाते हैं तो ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं।
जब ये लोग बाहर आते हैं तो नेहा की फैमिली और वो जो लड़का, वो जो दादी के साथ लड़का आया होता है, ये सारे लोग चले जाते हैं खाना लेने के लिए और हॉस्पिटल में रह जाते हैं नेहा और उसकी दादी। अब नेहा और उसकी सौतेली दादी को ना वेट करते करते काफी टाइम हो गया होता है, बहुत टाइम हो गया होता है, घर वाले खाना लेके नहीं आए होते और नेहा को लगी होती है बहुत भूख। और इसी बीच उसकी दादी बोलती है, बेटा तेरे को भूख लगी होगी ना। और नेहा बोलती है, हाँ दादी भूख तो लगी है। तो फिर उसकी दादी एक बड़ा सा ना बैग से हाथ डालती है और एक बेर निकालती है और वो बेर ना खुद नहीं खाती है, वो नेहा को देती है और नेहा फटक से, पता नहीं नेहा को क्या होता है, वो फटक से उस बेर को खा जाती है। बेर खा के फिर अपना नॉर्मल वो लोग बातचीत करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नेहा की पूरी फैमिली आ जाती है, वो लड़का भी आ जाता है और उसके बाद सब लोग मिलके खाना खाते हैं और फिर ताऊजी से मिलने जाते हैं और उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह 5 बजे करीबन इनको कॉल आ जाता है कि इसकी जो ताऊजी हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो गुजर चुके हैं। और ऑब्वियसली यार ये लोग फिर बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं। अब उनके ताऊजी के सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं और ऑब्वियसली नेहा की फैमिली जाती है उन रिचुअल्स में, उनको कराती भी है। तो जब ये रिचुअल्स हो रहे होते हैं तो नेहा नोटिस करती है कि नेहा की जो दादी है, नेहा की दादी ना घूर घूर के नेहा को देख रही होती है। नेहा दादी को देखती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल उसे होता है, बट देन शी लेट्स इट गो। और इस घटना के बाद नेहा की जो दादी थी उनका नेहा के घर और नेहा की फैमिली का उनके घर आना जाना थोड़ा बढ़ जाता है। अब इनकी जो दादी है ना, इनकी औरों से तो उतनी बातचीत नहीं थी, पर नेहा के साथ शी वॉज वेरी स्वीट, मतलब ओवर स्वीट ही मान लो आप। और नेहा को बस ये लगता था कि शायद इनके घर में ना कोई बेटी नहीं है, इस वजह से शायद ये नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है, बहुत अटैच हो गई है। अब नेहा तो इस चीज को बहुत ही स्वीटली ले रही थी, पर बेचारी नेहा को ये पता नहीं था कि ये जो दादी है ये इनके परिवार से इतना ज्यादा चिढ़ती है, इनफैक्ट नेहा से इतना ज्यादा चिढ़ती है जिसका इनको कोई अंदाजा भी नहीं था। अब नेहा के ताऊजी की डेथ होने तक तो सब कुछ ठीक था, पर उनकी डेथ होने के बाद नेहा की लाइफ में सब कुछ बिगड़ने लगा। बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। सबसे पहले नेहा को ना बहुत तेज फीवर आने लगा और वो फीवर भी ऐसा अनकंट्रोलेबल। ऐसा लगता था नेहा को जैसे किसी ने ना उसके ऊपर लावा फेंक दिया हो। वो दवाई खाती थी पर उससे कोई असर नहीं होता था फीवर पे। दवाई खाने के बाद भी नेहा को ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके शरीर में ना आग लगा दी हो, इतनी हीटअप हो जाती थी बॉडी। नेहा इतना परेशान हो जाती थी कि वो अपने पापा की ना टी शर्ट पहन लेती थी लूज लूज और फिर वो जमीन पे लेट जाया करती थी। अच्छा, नेहा ना बीमार तो चली रही होती है और इस बीमारी के चलते नेहा का ना बहुत ज्यादा वेट लॉस भी हुआ होता है। फिजिकली वो बहुत वीक हो गई होती है, उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बचती है। अब ऐसे ही एक दिन इसकी जो दादी है वो आती है नेहा से मिलने के लिए और जब आती है तो नेहा को देख के ऑब्वियसली पूछती है कि बेटा क्या हुआ तेरे को। तो नेहा उसे बताती है कि दादी मेरे को तो बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और मेरी जो है हालत ख़राब हो जा रही है, मेरे लग रहा है मेरे शरीर में आग लग गई है और मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। और जब ये सारी बातें वो अपनी दादी को बताती है ना, तो उसकी दादी ना एक बड़ा सा स्ट्रेट फेस सा करती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं देती है वो। तो वो देख के भी नेहा को ना बड़ा अजीब सा लगता है कि यार एक होता है ना सिंपथाइज तो करते हो आप। पर खैर ये सब चल ही रहा होता है कि नेहा की जो भाभी है, भाभी बोलती है कि ये सुन नेहा, कल हम अस्पताल जा रहे हैं, बहुत हो गया घर पे, ठीक है, अब ये ऐसे इलाज नहीं करना, कल हम अस्पताल जाएंगे और कल हम जाके वहाँ तेरा टाइफाइड और कोविड का टेस्ट कराएंगे। एक्चुअली उसी दौरान कोविड-19 गया ही होता है, तो उनको सस्पेक्ट होता है कि कहीं इसको कोविड तो नहीं हो गया। तो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाने के लोग प्लान बनाते हैं, पर रात में जब नेहा सोई होती है तो उसको होता है स्लीप पैरालिसिस का अटैक। स्लीप पैरालिसिस में नेहा को ऐसा लगता है जैसे वो लेटी हुई है और उसके चारों तरफ ना कोई परछाई है जो चल रही है, एक शैडो सी उसे दिखती है जो मूव कर रही है। अब ये तो एक एपिसोड था स्लीप पैरालिसिस का, पर नेहा ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा वहम वगैरह नहीं करती थी, तो वो बस भूल जाती है। और नेक्स्ट डे लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो नेहा के सारे टेस्ट करे जाते हैं, एक एक टेस्ट किया जाता है और बाद में जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल नॉर्मल आती है। अब भाभी और नेहा जब घर वापस आते हैं, अब यहाँ ध्यान से सुनना दोस्तों, जब वो घर वापस आते हैं तो वो ना अपने लॉन में गार्डन में बैठे होते हैं। भाभी का बेबी हुआ था, मैंने बताया था ना, उसकी उसी के लिए तो नेहा आई थी इंडिया। तो वो जो बेबी होता है वो अपने पालने में झूल रहा होता है और भाभी, नेहा और बच्चा वो गार्डन में बाहर बैठे होते हैं धूप में। भाभी बोलती है नेहा को कि यार तू थोड़ी देर बेबी को देख लेगी, मैं एक बार जाके कुकिंग कर लेती हूँ, खाना हम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। तो भाभी अंदर घर पे चली जाती है, किचन में खाना बनाने लगती है। अब जब वो खाना बना रही होती है तो किचन में उनकी एक विंडो होती है, जिस विंडो से सीधे सामने बेबी दिख रहा होता है। दोस्तों उसी विंडो के नीचे ना सॉकेट्स होते हैं जहाँ पे आप चार्जर वगैरह लगाते हो। तो नेहा भी वहाँ से उठती है जहाँ पे बच्चा होता है और बस कुछ सेकंड के लिए जाती है और अपना फ़ोन चार्ज पे लगा देती है। नेहा जब अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगा रही होती है ना, तो वो तो बच्चे को देख नहीं पा रही होती है, उसको भाभी दिख रही होती है। तो अपने भाभी से बोलती है इनफैक्ट, आप देख रही हो ना बच्चे को? और भाभी बोलती है हाँ हाँ मैं देख ही रही हूँ। और ये बोलते ही भाभी एकदम से चिल्ला पड़ती है, हे हट हट हट, ऐसे उन्होंने एकदम चिल्ला के बोला। कहते साइड हो जा मेरे बच्चे से। मैंने सोचा क्या हो गया। जैसे मैंने पीछे देखा, रियांश को, एक छोटे से 25 दिन के बच्चे को, 25 डेज का बेबी था, उसको कोई हिला रहा था और उसको किसी ने शेक किया। मैं और चाची हैरान, हमारी तो आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई जब हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे को किसी ने इतनी जोर से हिलाया।
अब ये दोनों भाग के बच्चे के पास जाते हैं, बेबी को उठाते हैं और रूम में चले जाते हैं। और रूम में जाके बस ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये हुआ क्या आखिर। इस दिन के बाद से नेहा का जो स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स थे ना, वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट क्या बढ़ ही जाते हैं। और नेहा का जो फीवर है ना, वो भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता। नेहा के ना भैया और भाभी काफ़ी नेहा को फोर्स करते थे, कोशिश करते थे कि तू कुछ खा ले, पर नेहा कुछ भी खाती नहीं थी। वो नेहा को दाल चावल जो भी डॉक्टर बताते थे ना, खिचड़ी, वो सब कुछ देते थे, पर नेहा के नीचे लिटरली उसके गले से निवाला नहीं उतरता था। एक दिन नेहा ना बहुत ही उसको भूख भी लग रही होती है, कमज़ोरी भी हो रही होती है, तो फ्रस्ट्रेट होकर किचन में जाती है और वहाँ पे ना दाल बनी होती है, तो वो दाल का पानी निकाल के पी जाती है और वो पी के उसको थोड़ा आराम मिलता है। तो वही बस दाल का पानी पी के ही वो अपना गुजारा कर रही होती है। अब नेहा का जो ये वेट लॉस, कमज़ोरी, बुखार, ये सारी चीज़ें घर वाले भी नोटिस कर रहे होते हैं, वो भी बड़ा फिक्र कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक दिन ना नेहा सुबह सुबह बेसिन के आगे खड़े होकर ब्रश कर रही होती है कि ब्रश करते करते वो बेहोश हो जाती है। अब ऑब्वियसली ऐसी हालत देखना किसी भी माँ बाप के लिए ईजी तो नहीं होता है, पर जो नेहा के फादर थे ना, वो नेहा से बहुत प्यार करते थे और जैसे उन्होंने नेहा को बेहोश होते हुए देखा तो उन्होंने फटाफट नेहा को गाड़ी में डाला और वहाँ से वो सीधे उसे हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर दोबारा से चेकअप करते हैं और दोबारा से चेकअप करके इसके पापा को बताते हैं कि यार इसके लीवर में तो इन्फेक्शन है और आप यार इसको पहले क्यों नहीं लाए। इसी वजह से ना ही कुछ खा रही है, ना ही कुछ पी रही है और ना ही इसका जो है फीवर ठीक हो रहा है। इसके बाद उसका टाइफाइड का टेस्ट करते हैं तो टाइफाइड भी पॉजिटिव आ जाता है और घर वाले बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो सब चीज़ नेगेटिव आई थी। घर वाले बस ये सोचते हैं कि यार इसके लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया, इसको टाइफाइड भी हो गया, ये सब चीज़ें इसके साथ एक साथ कैसे हो गई। अब ये पूरी चीज़ों से ना नेहा के मम्मी पापा बड़े बेचारे वो उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार काश हम नेहा को पहले अस्पताल ले गए होते तो इसकी जो हालत है ना इतनी वर्सन नहीं हुई होती। नेहा की हालत देख के दोस्तों डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि नेहा को अस्पताल में वो भर्ती करेंगे। नेहा को अस्पताल में भर्ती किया गया और भर्ती करने के साथ साथ उसको ड्रिप लगाई गई और दवाइयां चालू करी गई। अब जब नेहा अस्पताल में एडमिट थी तो बहुत सारे लोग उसके रिलेटिव्स मिलने के लिए आते थे और जब वो लोग नेहा से मिलने के लिए आते थे ना, तो नेहा को तो ऐसी फैमिली आती थी कि बिल्कुल जैसे कि उसकी डेथ ही होने वाली हो। वो आते थे, दुख जताते थे, तो नेहा को बिल्कुल ही ना अच्छा नहीं लगता था। वो दोस्तों नेहा ना बहुत ही वीक हो चुकी थी, उसकी जो आईज थी, आईज में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो चुके थे, उसका फेस बिल्कुल पिचक गया था। लिटरली उसकी बॉडी को देख के ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर पे ना बिल्कुल मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बची हैं। नेहा के घर में भी ना सब लोग बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। एक्चुअली नेहा का जो नेचर था वो बहुत ही जॉली, बहुत ही बबली था और सब लोग नेहा को बोलते थे कि वो ना घर की रौनक है। अब जब नेहा बीमार हुई होती है तो घर में ना एक बहुत ही सैडनेस सी फैल जाती है, घर का पूरा माहौल भी खराब हो जाता है। सारे लोग बोला करते थे कि कैसे इतना हरा भरा हंसता खेलता घर था और अब देखो पता नहीं किसकी नजर लग गई कि पूरा घर में देखो कितना सैड माहौल हो चुका है। नेहा की भी जो तबीयत थी ना दोस्तों, वो डे बाय डे डिग्रेड होते जा रही थी। नेहा की आंखें तो मैंने बताया था ना बिल्कुल डार्क सर्कल्स हो गए थे, चेहरा पिचक गया था, साथ में उसके बाल वगैरह भी झड़ने लग गए थे, उसकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई थी, नाखून पीले से पड़ने लग रहे थे। और इन सब चीज़ों के चलते ना जो नेहा की मॉम है वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी रात को नेहा को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ने से। तो फिर इन लोगों ने ये प्लान किया कि दिन भर तो नेहा वहाँ हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता था, पर रात में नेहा को लेके उसका परिवार घर ही आ जाता था। अब जब ये घर पे आना जाना शुरू हुआ ना नेहा का, तो उसकी तबीयत वहाँ से और ज़्यादा बिगड़ जाती है। नेहा की जो वार्ड थी जहाँ पे उसको एडमिट किया गया था, वहाँ पे बहुत सारे लीवर के पेशेंट थे दोस्तों, पर वो सारे पेशेंट ना एक एक करके ठीक होके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर नेहा बेचारी, उसकी हालत वैसी की वैसी थी, इवन वर्स हो गई होती है। नेहा बस ड्रिप लगने की वजह से बची हुई थी, बिकॉज खाना तो उसने कई दिनों से खाया ही नहीं था। नेहा की मॉम बहुत परेशान हो गई थी। नेहा की मॉम जाके डॉक्टर से भी बात करती है कि डॉक्टर साहब ये क्या है, ये सब कैसे ठीक होगा, मतलब आप इतने टाइम से इलाज कर रहे हैं, ड्रिप लग रही है, दवाइयाँ लग रही है, पर इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि मैम देखो इस वार्ड में कितने सारे पेशेंट थे, देखो ऑलमोस्ट सारे घर जा चुके हैं, ठीक हो गए, पर नेहा पे पता नहीं इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा हमें खुद देख के। अब धीरे धीरे ना नेहा का इलाज भी चेंज होते जा रहा था। डॉक्टर ने नेहा के लिए एक नर्स प्रोवाइड कर दी, तो अब सारी ड्रिप मेडिकेशन सारी नेहा को घर पे लगने लगी। नेहा की तबीयत भी थोड़ी ना खराब ही होते जा रही थी, तो नेहा ना धीरे धीरे घर वालों से बात करना भी बंद कर देती है। अच्छा, जो स्लीप पैरालिसिस नेहा को होता था उसके एपिसोड्स भी ना बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो परछाई, वो जो शेडो है ना नेहा को, वो हर दिन दिखने लगती है। अब धीरे धीरे नेहा की तबीयत को देख के नेहा की जो मॉम है वो नेहा के रूम में ही जाके सोने लगती है। ऐसी ही एक रात फर्स्ट टाइम नेहा कुछ फिजिकली भी फील करती है। अभी तक तो वो सिर्फ उस परछाई को अपने सपने में देख रही होती है ना, ये फर्स्ट टाइम होता है जब वो एक्चुअल में उस परछाई को महसूस करती है। नेहा और उसकी मदर गहरी नींद में सोए होते हैं, रात के करीबन 2:30 या 3 बजे होते हैं कि सडनली नेहा को वो शैडो अपने सामने दिखती है। मैं मम्मा के साथ सो रही थी, वो परछाई आई और उसने मेरे स्टमक पे हाथ लगाया और उसने मुझे खींचने की कोशिश की। रियलिटी में मैं चिल्ला गई। रात के 3-4 बजे थे और सभी उठ के क्या हुआ। मैंने बोला कि वो मुझे ले जाएगा मम्मा,
मुझे हक कर लो, वो मुझे ले जाएगा। तो मम्मा ने बोला कौन ले जाएगा, क्या हुआ तुम्हें? मैं कहा उसने मेरे पेट पे हाथ रखा, वो मुझे ले जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। मैं बस ऐसे ही बोलती रही और मम्मा ने मुझे हक करी और प्रेयर करी मेरे लिए, तो मैं सो गई उनकी बाहों में ऐसे ही। अब इसके अगले दिन नेहा अपनी मॉम को बोलती कि मम्मा मेरा जो बेड है ना, आप प्लीज़ उसे लिविंग रूम में लगा दो, मेरे को अपने रूम में नहीं सोना। तो नेहा की मॉम भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, वो एक फोल्डिंग चारपाई वहीं पे लगवा देती है बाहर और नेहा को वहीं पे शिफ्ट करा देती है। अब जब बाहर नेहा सोई ना, तो रात को उसको फिर से स्लीप पैरालिसिस हुआ और फिर से उसने शैडो को देखा, पर इस बार वो शैडो धीरे धीरे नेहा के ना दादाजी का रूप ले लेती है। और वो जो परछाई थी वो पता है किसका रूप लेके आ रही थी? मेरे दादाजी का, जिनकी डेथ ऑलरेडी 2005 में हो चुकी है। नेहा देखती कि उसके जो दादाजी हैं वो धीरे धीरे नेहा की तरफ आ रहे हैं और जब नेहा के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो फट से नेहा का ना हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे वो नेहा का हाथ पकड़ते हैं ना, तो नेहा के हाथ से ना ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो। तब भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। और नेहा नेहा जिसने आज तक कभी भगवान को नहीं माना, वो इतना घबरा जाती है कि वहीं पे वो प्रे करना शुरू कर देती है। अब नेहा नोटिस करती है कि जब वो प्रे करना शुरू करती है ना, तो धीरे धीरे वो जो शैडो है, वो जो दादाजी का रूप होता है, वो धीरे 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 फेड होने लगता है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों की वजह से ना नेहा बहुत ही परेशान रहने लग गई होती है। उसको ना बहुत डर लगने लगा होता है। उसको हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास, उसके पीछे ना कोई खड़ा है। इनफैक्ट जब वो वॉशरूम में जाती थी तो वो अपनी मॉम को भी वॉशरूम के साइड में खड़ा करवाती थी, तभी वो वॉशरूम यूज़ करा करती थी। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी अंदर से। अब जैसे नेहा इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी ना, तो ऐसे ही उसके फादर भी नहीं मानते थे। तो उनको अभी तक यही लग रहा होता है कि ये एक नॉर्मल बीमारी है या फिर नेहा कुछ और है जो नेहा को परेशान कर रहा है। अब ऐसे ही अंकल एक दिन नेहा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, अगर कोई लड़के का चक्कर है तो बताओ, तुम परेशान हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, मुझे बताओ। और नेहा ना वैसे ही ना, क्योंकि वो बहुत परेशान दुखी तो है ही, वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई होती है, तो वो एकदम से ना अपने पापा पे गुस्सा करते हैं और उनको बाहर जाने के लिए बोलती है। नेहा की तबीयत दोस्तों ऐसे ही डिग्रेड होती जाती है और नेहा को हर रात को स्लीप पैरालिसिस होता है। अब ऐसे ही एक दिन जब उसको स्लीप पैरालिसिस होता है, तो आज उसको दिखती है उसकी दादी और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी दादी के साथ जो एक लड़का आया था ना जब उसके ताऊजी बीमार हुए थे, वो जो अजीब सा हिमाचली लड़का था, वो लड़का और दादी अब इसको सपने में दिखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों नेहा को रोज स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और रोज वो दादी और वो जो हिमाचली लड़का था वो नेहा के सपने में आ रहे हैं। और वो सपने में आके ना, और कुछ नहीं, वो इसके लिए ना कुछ मीठा लाए होते, कभी चॉकलेट, कभी मिठाई। और अगर नेहा सपने में मना भी करते ना खाने से, तो वो फोर्सफुली नेहा को सपने में वो मिठाई वगैरह खिला देते हैं। अब नेहा को तो पता होता है ना ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। तो नेहा ना वैसे ही परेशान होती है। इस चीज़ के बाद वो और ज़्यादा घबरा जाती है और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। अब ऐसे ही एक दिन नेहा के मामा के घर पे प्रेयर रखी होती है, जैसे हमारे सबके घरों में होते हैं ना, फंक्शन होते हैं, जागरण वगैरह, कीर्तन वगैरह होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे प्रेयर रखी होती है। तो नेहा, उसके मॉम डैड और उसके भाई वगैरह, पूरी फैमिली इनफैक्ट मामा के घर पे जाते हैं। अब जैसे वो घर के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखती है कि यार बड़ा ही पूजा वूजा वाला एनवायरनमेंट होता है, बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे एक पैस्टर भी आए होते हैं। जैसे ही नेहा पैस्टर को देखती है और वो एनवायरनमेंट देखती है पूजा वगैरह का, तो नेहा ना वहाँ से जाने की जिद करने लगती है। नेहा का खुद का मन, जो नेहा ने हमें बताया कि उसका मन ऐसा होने लगता है कि बिल्कुल वहाँ पे वो रुक ना पाए। पर जब वो जाने की जिद कर रही होती है ना, तो जो पैस्टर होते हैं वो नेहा को देखते हैं और फिर बड़े क्यूरियस होकर नेहा के पास आते हैं और नेहा का हाथ पकड़ लेते हैं और नेहा से बहुत प्यार से पूछते हैं, बच्चा क्या हुआ? और जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं ना, पता नहीं नेहा को क्या होता है, वो एकदम से अपना हाथ छुड़ाती है और बस गुस्से से बाहर आ जाती है। अब नेहा का बिहेवियर बड़ा अजीब तो लगता है, पर ऑब्वियसली घर वाले भी समझते हैं। इसी घर वाले बाहर आते हैं और पापा स्पेशली नेहा को बोलते हैं, चल चल बेटा, कोई नहीं, घर चल रहे हैं। तो अंकल नेहा को लेके घर वापस आ जाते हैं। अब बाकी लोग भी इवेंचुअली घर आ जाते हैं और उसी रात दोस्तों नेहा ना बेड पे लेटी होती है। इनफैक्ट वो हल्की हल्की नींद में होती है कि सडनली उसे लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। और जब उसका गला कोई दबा रहा होता है तो नेहा चिल्लाने लगती है। वो सफोकेट हो रही होती है ना, तो सफोकेट होते होते वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। और ये सब जो चीज़ें हो रही होती हैं, ये नेहा के घर वाले भी देखते हैं। उनको कोई दिख तो नहीं रहा होता है जो गला दबा रहा है, पर हाँ उनको ये ज़रूर लग रहा होता है कि नेहा ऑब्वियसली अपना गले को ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसको सांस नहीं आ रही है, वो सफोकेट हो रही है। और नेहा जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि मेरा गला मत दबाओ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। नेहा का जो पल्स रेट है ना, वो काफ़ी कम हो गया होता है और फिर अंकल घबरा के एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस में बैठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जब नेहा हॉस्पिटल पहुंचती है और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही थी।
और डॉक्टर को बुलाया, एम्बुलेंस कॉल की, सारा कुछ हुआ। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मुझे थेरेपीज़ दी, शॉक थेरेपीज़ दी, अंडर फीट थेरेपी दी। लाइक मेरे पैर के नीचे वो थेरेपी देते हैं ताकि आपको कॉन्शियस हो जाओ आप, है ना। मुझे सांस नहीं आ रही, उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया। नेहा और उसकी फैमिली हॉस्पिटल में ही होते हैं कि पीछे से ना मामा का कॉल आ रहा होता है लगातार। बहुत देर से अंकल ऑक्यूपाइड थे, कॉल नहीं उठा पा रहे होते हैं। इवेंचुअली कॉल उठाते हैं, तो जैसे वो कॉल उठाते हैं तो मामा जी बोलते हैं कि सुनो सुनो भाई साहब, आप नेहा को लेके ना आप घर आओ, घर आओ। जो पेस्टर आए हैं ना, ये बोल रहे हैं कि नेहा को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, नेहा नॉर्मल बीमार नहीं है, ये सुपर नेचुरली सिक है। अब नेहा की जो मॉम थी ना, वो तो बहुत स्पिरिचुअल थी। आपको पता है, मैंने बताया था ना, उसकी माँ बहुत भगवान को मानने वाली स्पिरिचुअल लेडी थी, तो वो इन सब चीज़ों में मानती थी। पर नेहा के जो डैड है ना, वो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो उसके मामा ने जबकि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, फिर भी जो है अंकल इस बात को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और उसको मामा के यहाँ नहीं लेके जाते। मामा बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं, पर अंकल बार बार मना कर देते हैं। और इसी बीच डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर अंकल को कहते हैं कि देखो, नेहा की जो हालत है ना, ये बिगड़ते जा रही है और शायद हमारे हॉस्पिटल में ना वो सुविधाएं नहीं है कि जिससे हम नेहा को ठीक कर पाएँ। तो आप एक काम करिए, हम आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं जो लगभग यहाँ से 4 घंटे दूर है, वहाँ जाइए और वहाँ नेहा का आप ट्रीटमेंट कराइए। अब इसमें कैच ये था ना कि डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि भाई इसकी जो सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गई है ब्लड में बहुत ज़्यादा, तो कहीं ऐसा ना हो कि 4 घंटे दूर जाने तक नेहा को कुछ हो जाए। डॉक्टर की बात सुन के अंकल का दिमाग थोड़ा सा पलटा। अंकल ने सोचा कि यार, डॉक्टर अगर ऐसा कह रहा है कि 4 घंटे में कुछ भी हो सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि यार पेस्टर के यहाँ ले जाने में हर्जी क्या है। वैसे भी वो देख रहे हैं कि उनकी बेटी को सांस नहीं आ रहा है, शी इज़ फाइटिंग फॉर हर लाइफ, और अगर ले जाने में कुछ हो जाएगा तो वो तो फिर अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि पेस्टर ने इतनी कॉन्फिडेंटली बात बोली थी, तो अंकल का थोड़ा सा दिल हो गया कि क्या पता पेस्टर के पास जाके वो ठीक कर दे इनको। तो अंकल ने जैसे ही बात आंटी को बोली कि पेस्टर के पास चलते हैं, वैसे ही जो नेहा है ना, वो थोड़ी बेहोश सी हो गई। और उसके आगे का इंसिडेंट ऑफ कोर्स नेहा को तो कुछ याद ही नहीं होगा, पर आंटी ने नेहा को बताया है कि आगे क्या क्या हुआ था। तो आंटी ने बताया कि जैसे ही नेहा ने सुना कि उसको पेस्टर के पास लेके जाने का प्लान हो रहा है, एकदम से नेहा बहुत भारी सी आवाज में ना चिल्लाने लगी, मैं इसको मार के रहूंगी, छोड़ दो इसे, मैं इसको मार दूंगी, मैं इसे मार दूंगी, पीछे हो जाओ, मैं मार दूंगी इसे। अब जो पेस्टर थे ना, वो भी फोन पे थे और फोन पे उन्होंने फॉर्चुनेटली सारी बातें सुन ली। तो पेस्टर ने इन्हें बोला कि इसको पकड़ के लाओ, ये कुछ नहीं करेगी, इसको पकड़ के आप गाड़ी में बैठाओ और गाड़ी में बैठा के सीधे मेरे पास लाना। रास्ते में अगर ये कुछ बहाना बनाए ना, वॉशरूम जाने का, प्यास लगने का, किसी भी तरह का रीजन बताए, आप बस गाड़ी रोकना मत, आप सीधे से मेरे पास लेके आना। अब जैसे ही सारे लोग नेहा को पकड़ के लेके गए और घर पहुंचे, तो वैसे ही नेहा को उन्होंने एक चेयर में बैठाया और चेयर पे उसे बांध दिया। फिर पेस्टर ने कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया और उसके ऊपर होली वाटर छिड़का। एंड इन द मीनवाइल जो पेस्टर सब कर रहे थे, प्रेयर पढ़ रहे थे, पानी छिड़क रहे थे, नेहा ना कंटिन्यूअसली बोले जा रही थी, मत कर ये सब, मत कर, मैं इसे मार दूंगी, मत कर, मत कर। दोस्तों कितना स्केरी सीन होगा ना। बाकी सारे लोग तो डर गए, पर जो पेस्टर थे वो बिल्कुल नहीं डरे और वो अपना जो भी उनका प्रोसेस था ना, वो पूरा करते गए। और पीछे से वो चिल्लाती गई, बलि दे दी है, बलि दे दी है, हिमाचल में बलि दी है, जब तक वहां वो दिया जलेगा तब तक ये मर जाएगी, कुछ भी कर लो नहीं बचेगी, मैं मार दूंगी इसे। तभी नेहा की मॉम को याद आता है कि इसकी जो सौतेली दादी है, इसकी दादी हिमाचल से है और इसने भी अभी भी बोला कि हिमाचल में बलि दे दी है। तो एकदम से ना इन्होंने डॉट्स कनेक्ट कर लिया और ये लोग बहुत घबरा गए। वो ये नोटिस करते हैं कि इसकी जो दादी है, उनका भी घर आना एकदम से बंद हो जाता है और ये लोग भी क्योंकि इतने बिजी थे, तो ये लोग भी वहां पे नहीं जा पाए थे। नेहा की पूरी फैमिली, मम्मी पापा भाई वगैरह सब लोग डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। पर पेस्टर को पता था कि भाई गॉड की एनर्जी से ऊपर कोई एनर्जी नहीं होती। पेस्टर अपना प्रोसेस करे जा रहे थे, प्रे करे जा रहे थे और साथ में नेहा चिल्लाई जा रही थी, हम लश्कर हैं, हम लश्कर हैं, हम साथ हैं, साथ हैं। पेस्टर उससे पूछते हैं, तेरा क्या पर्पस है, तो क्यों मारना चाहती है इसे? अगर ये मर जाएगी तो इसका बाप भी मर जाएगा इसको देख देख के, और इसका बाप मर जाएगा तो इसकी माँ उसके गम में मर जाएगी, और फिर इनके भाइयों के पीछे कोई नहीं है, अकेले मरेंगे सब साले। पेस्टर पूछते, कैसे किया तूने ये सब? मैंने इस पे कोशिश बहुत करी थी, ये कभी मेरे हाथ नहीं आई, लेकिन फिर इसने कुछ खा लिया जिसमें मेरा अंश था और अब ये मेरे काबू में। फिर दोस्तों बहुत ही इंटेंस सीन चलता रहा। पेस्टर प्रे करते रहे और ये चिल्लाते रही, और फिर अचानक से जब लास्ट प्रे करा, जो लास्ट प्रेयर थी पेस्टर की, उसकी जस्ट बाद नेहा के मुंह से ना वॉमिट होने लगी। और वो जो वॉमिट थी वो एकदम ब्लैक कलर की थी, एकदम ब्लैक। वो जो ब्लैक चॉकलेट दादी इसको सपने में खिलाया करती थी ना, वो जो चीजें खिलाया करती थी दादी इसको, वही सब उस उल्टी में निकलने लगी। पूरी फैमिली साथ में प्रे करने लगती है और फिर धीरे धीरे नेहा शांत होने लगती है। जब नेहा कंप्लीटली शांत हो गई तो पेस्टर ने बोला अंकल को, ब्रदर इसको अब हॉस्पिटल ले जाइए और अब इसका ट्रीटमेंट करवाओ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी विल रिकवर सून। पर एक चीज का आप ख्याल रखना,
हॉस्पिटल के अलावा डोंट लेट हर गो एनीवेयर एल्स बिकॉज हर बॉडी इज वीक मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो. शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट बैक राइट नाउ. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. ऐसे में दोबारा अटैक होने के चांसेस रहते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो अंकल आंटी नेहा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड फाइनली कुछ दिनों बाद नेहा की बॉडी में रिकवरी शुरू हो जाती है. नेहा की बॉडी धीरे धीरे ठीक होने लगती है एंड देन इन सबको लगता है कि चलो फाइनली कुछ अच्छी चीजें इनके साथ हो रही है. आफ्टर ऑल दिस जब नेहा थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, अंकल आंटी लोग भी थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, फिर वो लोग जाते हैं नेहा की दादी को ढूंढने के लिए. अब जब वो नेहा की दादी के घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि घर के बाहर लॉक लगा हुआ है, घर लॉक्ड है और लग रहा है कि काफी टाइम से इस घर को कोई यहाँ पे कोई आया नहीं है, किसने खोला नहीं है. आसपास नेबर्स से पता करते हैं तो वो कहते हैं ये तो कहीं बंद करके चली गई हैं, ये तो कहीं चली गई हैं, दूर कहीं चली गई हैं. नेबर्स भी यही बताते हैं कि उनको बस इतना ही पता था कि ये कहीं हिमाचल साइड की हैं, शायद अपने कहीं गाँव चले गई हैं. अब दादी हिमाचल की है तो सबको ही पता था, पर कभी भी ना अंकल आंटी लोगों का ऐसा कोई खास कॉन्टैक्ट था नहीं, क्योंकि इनकी तो कजन चाची टाइप की थी. नेहा की दादी इनकी चाची थी और वो भी सौतेली थी, तो कभी पता नहीं था कि कहाँ से आई क्या आई. वो तो भाई वो सेकंड शादी करके ला गए थे. हाँ, इनको ये पता था हिमाचल की है, पर गांव वगैरह का कोई आइडिया नहीं था. पर शुरू से ना नेहा के पापा ने कई बार ये चीज़ मेंशन भी करी थी कि ये ना शुरू से ही बड़ी ना चिड़खौवी, जेलस, एक गंदे विचारों वाली इस तरह की महिला रही हैं. तो इन लोगों ने इसी वजह से कभी कोई खास कॉन्टैक्ट रखा भी नहीं था. अब वहाँ पे पूछा, कुछ पता चला नहीं, इनको कुछ पता था नहीं. अब थकार के ये लोग घर वापस आ जाते हैं एंड देन ये अपना प्रेयर वगैरह सब उसको जारी रखते हैं ताकि नेहा जो है जल्दी से रिकवर कर सके. अब जो नेहा की रिकवरी हो रही थी, इसी दौरान उसका आता है पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट. उसका जो पुराना पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया होता, तो नए पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट था. तो अंकल बोलते हैं कि यार देखो, वैसे तो हम कहीं नहीं जा रहे, पर ये चीज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी. इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया पासपोर्ट ऑफिस में और उसके बाद फिर फटाफट से लोग निकल गए कि बस अपना जो इंटरव्यू देके वापस आ जाएंगे. अब जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही अंकल का ऑफिस था, तो अंकल ने बोला बेटा बस 2 मिनट का काम है ऑफिस में, बस 2 मिनट में वो काम निपटा लेता हूँ, फिर चलते हैं. तो अंकल नेहा को अपने ऑफिस लेके जाते हैं. अंकल नेहा को अपने केबिन में लेके जाते हैं, वहां से बैठाते हैं, बोलते हैं बेटा बस आप यहाँ पे 2 मिनट वेट करो, मैं आपके लिए ना फ्रेश जूस लेके आता हूँ. और जैसे अंकल वहां से जाते हैं, वैसे ही नेहा को ना अपने अराउंड एक वार्मथ महसूस होती है, जैसे उसके अराउंड उसके आसपास कोई आया हो. फिर सडनली नेहा उठती है और उठ के वो बाहर जाती है और देखती है वहां एक सिंक है बाहर. वो एकदम से जाती है, सिंक पे अपना सर रख देती है और टैप ऑन कर देती है ताकि जो ठंडा पानी है ना उसके सर पे गिर जाए. और ये जब वो कर रही होती है ना, तो एक ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं वो देखते हैं उसको करते हुए, तो उनको बड़ा अनयूजुअल लगता है. वो नेहा के पास जाते हैं और ऐसे ना नेहा को बोलते हैं नेहा नेहा. और जब नेहा रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो नेहा को हल्के से टच करते हैं जस्ट टू चेक कि वो ठीक है कि नहीं. और जैसे वो नेहा को टच करते हैं, नेहा कोलैप्स कर जाती है. और जैसे वो कोलैप्स करती है, नेहा के फादर को पता लगता है, तो वो भाग के आते हैं, नेहा को उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और फटाफट से घर पहुंचते हैं. नेहा के पापा उसके बाद पैस्टर को कॉल करते हैं. पैस्टर अंकल को बोलते हैं मैंने आपको वार्निंग दिया था, इसको हॉस्पिटल के अलावा कहीं लेके नहीं जाना था, फिर क्यों लेके गए आप. अंकल पैस्टर से फोन पे बात कर रहे होते हैं, पर वो जैसे ही आवाज नेहा के कान तक पहुंचती है ना, तो एकदम से नेहा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है. बलियादी हैं, बलियादी हैं, हिमाचल में बलियादी है, खत्म होगी ये, मैं खत्म करूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसके शरीर को, नहीं छोड़ूंगी, मरेगी ये. जब भी मैं इसे छोड़ती हूँ, वो जो मुझे भेजती है बहुत मारती है मुझे, बहुत तकलीफ पहुंचाती है मुझे, अब नहीं जाऊंगी मैं. पैस्टर को समझ में आ जाता है कि भाई सिचुएशन फिर से उतनी खराब हो गई है. तो पैस्टर फटाफट से इनके घर आते हैं और घर आके फिर से अपनी प्रेयर वगैरह चालू करते हैं, होली वाटर छिड़कते हैं. और फिर काफी देर प्रे करने के बाद धीरे धीरे नेहा जो है शांत होने लगती है. इसके बाद नेहा को उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट पे डाल दिया और बेड रेस्ट के बाद जब नेहा थोड़ी सी रिकवर हो गई, तो पैस्टर आए और उन्होंने नेहा को बताया बेटे इफ यू स्टार्ट प्रेइंग, ये चीजें तुम पे कभी अटैक नहीं करेंगी. पैस्टर ने नेहा को बाइबल दिया और बहुत सारी प्रेयर्स भी सिखाई और उन्होंने उसे बताया कि इफ यू स्टार्ट बीइंग स्पिरिचुअल यू विल बी सेव्ड बाय गॉड, ही विल प्रोटेक्ट यू. एंड दोस्तों एक्चुअल में नेहा बताते हैं कि इसके 5 महीने बाद वो कंप्लीटली रिकवर भी हो गई. इसके बाद नेहा का वीजा आ गया एंड देन फाइनली नेहा इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो गई. अब कनाडा शिफ्ट होने के बाद दोस्तों फिर से आता है इस कहानी में एक ट्विस्ट. जब नेहा कनाडा शिफ्ट होती है तो धीरे धीरे ना उसकी प्रेयर वगैरह सब कुछ छूट जाती है, क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, नई तरह की पढ़ाइयाँ हैं, नई तरह के स्ट्रगल्स हैं, सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों में प्रेयर वगैरह का टाइम कम हो जाता है. अब चाहे घर की ग्रोसरी हो, कॉलेज का असाइनमेंट हो, आप इन चीज़ों में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हो कि प्रेयर करना और बाकी सबके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, नेहा, उसका भाई और उसका एक कजन, वो तीनों ना एक डिफरेंट अपार्टमेंट मूव इन हो जाते हैं. पहले वो शेयरिंग बेसिस में रह रहे होते हैं, अब ये उनका खुद का अपना पर्सनल अपार्टमेंट होता है. अब जब इस अपार्टमेंट में लोग शिफ्ट होते हैं ना, तो अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की पहली रात नेहा को फिर से होता है स्लीप पैरालिसिस. उसको फिर से वही शैडो दिखती है स्लीप पैरालिसिस में, बस जगह चेंज हो गई होती है, नेहा लेटी हुई होती है अपने नए अपार्टमेंट के नए रूम में और बस उसके अराउंड वो शैडो चल रही होती है. कितना स्कैरी है दोस्तों, ये क्रेजी स्कैरी है.
अब आगे सुनो आप। वो जो शेडो है वो धीरे धीरे नेहा के नजदीक आते हैं और जैसे ही पास आने लग रही होती है ना तो नेहा की नींद खुल जाती है और वो एकदम से उठ जाती है और बहुत घबरा जाती है। फिर किसी तरह वो अपने आप को समझा बुझा के कि यार ये तो बुरा सपना है और ये सब बस इत्तेफाकन आ गया है, वो फिर से सोने चली जाती है। और इस बार जब वो सोती है उसको फिर से सपना आता है। दोबारा सपने में वो देखती है कि उसकी दादी वो एक जानवर की बलि दे रही है और वो जैसे जानवर की बलि देखती है ना झटके से नेहा की तरफ मुड़ के देखती है और बोलती है मैं आ रही हूँ तेरे पास आ रही हूँ। और नेहा की नींद खुल जाती है और नेहा घबरा जाती है भाई। वो अपनी प्रेयर वगैरह थोड़ी थोड़ी शुरू तो कर देती है बट देन ये सारी चीजें जो पहले उसकी लाइफ में होती थी वो दोबारा चालू हो जाती हैं। अब दोस्तों ये सितंबर 2025 की बात है। नेहा के कजन वगैरह सब एक रूम में बैठे हुए थे अपने घर पे कि सडनली नेहा और नेहा के कजन का ना किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब जब वो आर्ग्यूमेंट होता है ना वो एक नॉर्मल सा आर्ग्यूमेंट होता है पर नेहा को सडनली बहुत तेज गुस्सा आता है और उसको इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपने भाई को गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं। ऐसी गालियां जो कभी नेहा के मुंह से कभी निकल ही नहीं सकती। वो इस तरह की गालियां देने लगती हैं और गाली देके अपने रूम में चले जाती है। पर नेहा का जो भाई है ना वो हैरान हो जाता है नेहा का बिहेवियर देख के, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो जाता है नेहा के रूम में और उसको एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों फिर पास में एक चर्च था, वहां से बुलाया जाता है सिस्टर को और सिस्टर आके बताती हैं कि शी हैज बीन पोजेस्ड अगेन। इसके बाद सिस्टर्स प्रे करने लगती हैं और उसके बाद अगेन वही सेम एपिसोड होता है। इसके भाई नेहा को बांध देता है एक चेयर पे और नेहा जो है जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सिस्टर पूछती है उससे Why are you here in her body? मैं बस इंतजार कर रही थी ये कमजोर हो जाए। ये कमजोर हुई और मैं इसको लेने आ गई और इस बार हम 14 लोग आए इसको लेने। जो सिस्टर्स हैं वो प्रे करती हैं देन उसके ऊपर होली वाटर भी डालती हैं। इवेंचुअली धीरे धीरे विद टाइम कई घंटे लग जाते हैं पर धीरे धीरे नेहा शांत हो जाती है एंड देन उसको लिटा दिया जाता है। नेहा जब अपने होश में आती है ना तो इस बार नेहा बिल्कुल टूट चुकी होती है बिकॉज नेहा को पता ही नहीं होता कि अब वो कैसे फाइट बैक करेगी। इसके बाद नेहा बताती है कि उसने फिर से प्रेयर्स वगैरह चालू करी पर अब क्या है ना वो बिल्कुल रोक नहीं पाती थी पोजेस होने से खुद को। पर इस बार होता क्या था कि वो रात को तो अच्छे से सोती थी पर दिन में उसको बहुत तकलीफ होती थी, वो बार बार पोजेस हो जाती थी क्योंकि जो भी ये क्रिया वगैरह कर रहा था ना वो इंडिया में कर रहा था। अब इंडिया और कनाडा में 10.5 घंटे का डिफरेंस है तो उसकी वजह से वो रात तो सही से रहती थी पर दिन में बिल्कुल कभी पोजेस हो जाती थी, कभी उसको दर्द होता था, कभी तकलीफें होती थी, कभी हेडेक होता था, बहुत कुछ होता था नेहा के साथ। कई बार तो ऐसा होता था कि नेहा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और फिर सिस्टर्स को बुलाना पड़ता था और सिस्टर्स आके अपना वही रिचुअल परफॉर्म करती थी। नेहा धीरे धीरे शांत होती थी और फिर सिस्टर्स जो है इवेंचुअली चले जाती थी। अब इसी दौरान नेहा की ना भी रिसेंटली जॉब भी लग जाती है। तो नेहा जब जॉब जाती है ना तो उसको अपने ऑफिस में भी ना अपने चारों ओर ढेर सारी स्पिरिट्स की प्रेजेंस महसूस होती है और जब उसको फील होने लगता है ना तो वो बहुत घबरा जाती है और भाग के घर आ जाती है। अब नेहा जब घर पहुंचती है ना तो घर में नेहा का भाई होता है। तो जैसे ही डोर खोलता है ना वो फिर से वही चीज महसूस करती है। वो फील करती है कि उसके अराउंड बहुत सारी स्पिरिट्स हैं और वो एकदम से ना वो पैनिक करती है और चिल्लाती है। और मैंने जब घर गई तो मैंने बोला वो वहीं पे खड़े हैं, वो मुझे ले जाएंगे। मैंने बोला तो वो मुझे ले जाएंगे, मुझे बचा लो। और उन्होंने मेरी सिस्टर्स को कॉल की, सिस्टर प्लीज आप जल्दी आओ, मुस्कान मुझे लगता है कि वो फिर से पोजेस्ड होगी। वो ऐसे बोली जा रही है कि वो आ गए, मुझे बचा लो। तो उन्होंने बोला ओके तुम कुछ नहीं करना, इसकी बातें नहीं सुननी और इसके किसी भी बात में नहीं आना, इसको वहाँ पे बिठा के रखो, हम आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने प्रेयर की और ऐसे मेरे घर को रोज आते रहे 1 महीना। अब ऐसे ही रेगुलरली 1 मंथ तक चर्च से रेगुलरली सिस्टर्स आती रही, वहां पे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करती रही और धीरे धीरे नेहा को भी काफी हद तक अब रिकवर वो हो चुकी है। नेहा अब एक दिन भी प्रेयर नहीं छोड़ती, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसके जिंदगी में उसे पता है कि भाई उसे प्रेयर हमेशा करनी है और स्पिरिचुअली उसे हमेशा स्ट्रांग रहना है। देखो दोस्तों कहानी नेहा ने हमें ऑलमोस्ट 1 महीने पहले भेजी थी पर अभी जस्ट 3 दिन पहले नेहा ने हमें एक मैसेज करा, एक इमेज भेजी है। पहले आप वो इमेज देखिए। आउट ऑफ नोवेयर ये ब्लड देख रहे हो आप, ये ब्लड कहां से आ गया और कैसे आ गया। मतलब आप वो लोकेशन देखिए, घर देखिए और वहां पे ब्लड देखिए, कहां से आ गया ब्लड वहां पे। नेहा ने बताया कि जैसे ही उसने ये देखा ना ब्लड स्टेन ऐसे सामने दीवार पे था उसके भाई। सोच मतलब कितना स्कैरी है दोस्तों ये। पर जैसे नेहा ने ये देखा तो वैसे उसने फटाफट से प्रे करना शुरू किया और उसने इमीडिएटली सिस्टर्स को कॉल किया और उनको बुला लिया घर पे। That when someone has a ritual done on them, the entity sometimes tries to show its presence. It pushes its energy through walls, mirrors, or doors, and that energy can come out as a blood-like liquid. नेहा ने इसके बाद अपनी मदर को कॉल किया इंडिया में और मदर ने ऑब्वियसली पैस्टर को कॉल किया। तो पैस्टर ने बताया नेहा को कि देखो बेटा ये जो भी है ना, ये जो भी तुम्हारे ऊपर डेथ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है ये भाई बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काला जादू कर रहा है और बहुत ही गंदा डार्क मैजिक कर रहा है। ये तब तक इंसान शांत नहीं होने वाला जब तक आपकी लाइफ ना चले जाए। और बेटा आपको बस प्रेयर्स ही बचा सकती है, आपका बस जो बिलीफ है ना जीसस में, वही आपको बचा सकता है। सो दोस्तों यहीं तक की कहानी नेहा ने मैं बताई थी। एंड देन इसके बाद होता है ना, जनरली कोई मेरे को स्टोरी भेजता है तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे, क्योंकि स्टोरी जब भेजते हैं आप मेरे को, मैं पढ़ता हूँ, मैं उसको ढंग से आई वेरीफाई इट ऑल्सो कि वो सच भी है कि नहीं। एक बार पहले भी हमारे साथ धोखा हो चुका है, एक किसी बंदे ने अपनी झूठी कहानी मेरे को बता दी थी। तो अब इसी सिलसिले में मैंने नेहा को मैसेजेस करे थे, बट जो इन्होंने फोटो भेजी है और ये जो मेरे को बात बताई थी जिस दिन की इन्होंने, उसके बाद से उनका कोई रिवर्ट नहीं है। इनफैक्ट व्हाट्सएप में ना उनका सिंगल टिक ही आया हुआ है, डबल टिक भी नहीं है। सो आई होप शी इज़ फाइन। एंड आगे कुछ भी होगा ना तो आई लेट यू गाइज नो। मतलब बहुत ही क्रेजी कहानी लगी भाई मेरे को तो। एक मतलब अभी भी अब सोचो करंटली भी चल रहा है। जनरली इन पे जो कहानियाँ आती हैं वो ख़त्म तो हो चुकी होती हैं, पर इनके साथ अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जो भी आगे की कहानी होगी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। एंड आई होप आपने यहाँ तक कहानी सुनी होगी और आपको काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। ये जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ ऑल दो सैड होती हैं, डार्क होती हैं, पर ऑब्वियसली मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है कि आपको ये कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाऊँ जो रियल हों। लोग पता नहीं क्या क्या सुना देते हैं, उल्टे पैर की औरत देखी सफ़ेद कपड़ों में घूम रही थी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई भूत नहीं होता दोस्तों, ये सब फेक बातें हैं। स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी स्पिरिट्स होती हैं, बुरी स्पिरिट्स होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है, सफ़ेद साड़ी में बुढ़िया घूमते हुए, ये सब कुछ नहीं होता भाई। ये सिर्फ हॉरर शोज़ में होता है, कोई भी ऐसी कहानी रियल नहीं होती है। हाँ ये ज़रूर मैंने सुना है कि राह चलते कभी लोगों को दिख जाते हैं स्पिरिट्स, सड़क किनारे दिख जाते हैं, जंगलों में दिख जाते हैं, वो ज़रूर मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। पर हाँ ये सफ़ेद साड़ी में सफ़ेद कपड़े पहन के भाई नहीं नहीं नहीं, उल्टे पैर ये सब चीज़ें तो खैर अनरियल ही होती हैं। मैं वही कहानियाँ लाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है रियल है। एंड आप लोगों को भी तभी ये कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है कहानी सुनने का तो प्लीज़ कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल ग्रो करेगा, आपका भाई ग्रो करेगा, मेरी इतनी मेहनत है यार, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं अगली कहानी में यहीं इसी चैनल पे। सो तब तक के लिए अलर्ट रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।